हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो आपने अगर देखा है तो उसमें हमने ये पाया है कि शब्द के जो भेद हैं दोस्तों, वो 3 स्थितियों में किया जाता है। एक स्थिति उनमें से ये है उत्पत्ति की दृष्टि से। तो पहले दोस्तों उत्पत्ति को समझना है कि उत्पत्ति है क्या, क्योंकि जब हम इन चीजों को उत्पत्ति शब्द या फिर रचना शब्द या फिर अर्थ शब्द को अगर कंफ्यूज करेंगे ना, तो उनके भेद में हम गलती कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से। दोनों एक है, पहले यह बात ध्यान में रखना है। उत्पत्ति पूछे या व्युत्पत्ति पूछे, दोनों एक है। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो पहले हमें यह समझना है कि यह उत्पत्ति या व्युत्पत्ति है क्या। उत्पादन हमें समझना है दोस्तों। हम किसान हैं, हम बखूबी समझते हैं कि फसलों का उत्पादन क्या है। फसल उगाना ही उत्पादन कहलाता है सामान्य अर्थ में। बहुत लंबी प्रक्रिया है, बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, कोड़ाई करते हैं, उनके बाद फसल उगता है, फसल पकता है, उन्हें काटते हैं, है ना। तो उन्हें सम्मिलित रूप से हम उत्पादन करते हैं। वही चीजें हिंदी व्याकरण में है दोस्तों। आज हम जो शब्दों का उपयोग करते हैं वह अनायास हमारे पास नहीं आ गया, या अनायास हम उन शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। हमें परंपरा से, अपने पूर्वजों से वो शब्द और भाषा मिला है। अब सवाल उठता है कि हमारे पास जो भाषा है और भाषा में जो शब्द है, वो शब्द किन किन रास्तों से होकर हमारे पास आया है। क्योंकि नदी का उत्पादन कहीं से होता है और वह आगे बढ़ती है, और रास्ते में कई कठिनाइयों से, कई रास्तों को बदलते हुए आगे बढ़ती है, और अंततः वो अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करती है। भाषा की वही स्थितियां हैं दोस्तों। शब्द जो है कि हमारे पास जो आया है, उनकी 4 स्थितियां हैं। पहली बात हमें यह समझना है दोस्तों कि कुछ शब्द जो है अपने मूल रूप में है। हमारी संस्कृति वैदिक काल से शुरू होती है, हालांकि उनसे भी प्राचीन हमारी संस्कृति है। लेकिन एक जो लिखित दस्तावेज हमें मिलता है और जिसने हमने पढ़ पाया है, वो वैदिक सभ्यता से है। और वैदिक सभ्यता में जो ग्रंथ लिखे जाते थे मूल रूप से वो संस्कृत में होते थे। और उनके बाद आप जब हिंदी व्याकरण का इतिहास देख रहे थे, और अगर आपने नहीं देखा है तो वो चीजें आप देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और वो चीजें प्लेलिस्ट में है, आप ढूंढ सकते हैं। तो जो हमारी सभ्यता है वो संस्कृत से शुरू हुई है। संस्कृत के भी कुछ शब्द हूबहू हमारे पास आए हैं। एक तो ये स्थिति है। दूसरा क्या है, आप पाते हैं कि संस्कृत से शुरू तो हुई, लेकिन समय, काल इत्यादि के कारण वो प्रभावित होता है। उसके बाद प्राकृत भाषा भी है, और बहुत सी स्थितियां हैं, आम बोलचाल की भाषा से भी प्रभावित हुए शब्द हैं, वो सब चीजें हमारे पास आई। एक तो क्या है कि संस्कृत से हूबहू हमारे पास आई। कुछ क्या है, संस्कृत से भाषा चले, लेकिन हमारे पास आते आते वो विकृत हो गई, परिवर्तित हो गई, है ना। कुछ गलत बात नहीं है, हो सकता है उससे अच्छी चीजें सीखने को मिली है, अच्छे शब्द हमें मिले तो हमने स्वीकार किया है। तो संस्कृत से चले, कुछ तो अपना रूप परिवर्तित कर लिया। संस्कृत से प्राकृत में आया, प्राकृत से और भी बहुत सी स्थितियां हुई। फिलहाल उस तरह बदलते बदलते हमारे पास आई 2 स्थितियां ये हुई। एक संस्कृत से चली, हूबहू आई। एक संस्कृत से चली, रूप परिवर्तित करके आई। दूसरी क्या है कि हमारे देश में समय समय पे आक्रमण होते रहे, उन्होंने, आक्रमणकारियों ने यहाँ पे शासन किया है, तो स्वभावतः हमारी भाषा उससे भी प्रभावित हुई है। उस भाषा से भी जो आक्रांता थे, उनकी भी अपनी एक भाषा होती थी, उनकी भी एक शैली होती थी, उससे भी हमने कुछ सीखा है। एक तो वो स्थितियां हैं कि हम विदेशियों से सीखे हैं कुछ भाषा, और कुछ भाषा ऐसा है जिसका कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो भाषा कहां से आई। तो इस तरह 4 स्थितियों को देखते हुए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद किए गए हैं, और वो नाम है दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 नाम याद रखने हैं। और दोस्तों एक चीज गौर करना है
तत्सम में आप देखिए तो फिर आधा तो सौ है। तद्भव में देखिए तो आधा दो है, मतलब दो में हलंत है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये चीजें आपके नंबर को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप हलंत नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण है। अन्य विषयों में तो छूट हो सकती है, लेकिन भाषा का अगर व्याकरण की हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो ये सब चीजें देखना ही देखना है। तो आइए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस तरह उत्पत्ति की दृष्टि से चार भेद हमने दोस्तों देख लिया, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक। ठीक है ना। अब इनकी हम एक एक करके परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। पहला क्या है दोस्तों, तत्सम। तत्सम का संधि विच्छेद आप कीजिए दोस्तों, आप पाएंगे कि तत्सम दो शब्दों के मिलने से बना है। किनसे किनसे दोस्तों, तत् जोड़ सम। इन दोनों का अर्थ है, तत् मतलब वह या उसके, इसको उसके पढ़ लीजिए। सम मतलब समान। तो बिल्कुल इसमें क्या कहेगा दोस्तों, उसके समान। ये तो मतलब है, तत्सम का मतलब होता है उसके समान। सवाल उठता है किसके समान, तो चूंकि हमारी भाषा संस्कृत से चली थी, संस्कृत से चलना शुरू किया और वो आज इस रूप में है, तो स्वभावतः यह ध्यान में रखना है कि संस्कृत की ओर इशारा किया जा रहा है। तो इनकी परिभाषा जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में व्यवहृत हो रहे हैं, या हिंदी में व्यवहार किया जा रहा है, या हिंदी में उपयोग किया जा रहा है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तत्सम में संस्कृत का शब्द हिंदी में आया है, हूबहू आया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम तत्सम शब्द की परिभाषा बनाएंगे। ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त हो रहा है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। वह शब्द जो संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं, या संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में वो जिस रूप में था संस्कृत में वही रूप, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसा था वैसा ही अगर स्वीकार कर लिया गया है और हिंदी में वो प्रयुक्त हो रहा है, तो उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए एक उदाहरण से इनको समझते हैं कि तत्सम के कौन कौन से शब्द हिंदी में है। जैसे देखिए दोस्तों, हिंदी में हम लिखते हैं पंच, चतुर्थ, अश्व, है ना। ये सब ऐसे शब्द हैं, गृह, है ना। ये सब ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में हूबहू प्रयुक्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये सब शब्द क्या है कि वो तत्सम शब्द है। और जो संस्कृत के व्याकरण है, संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें ये चीज समझने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत में वो जो शब्द पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश शब्द हिंदी में व्यवहृत होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संस्कृत का 75% शब्द हिंदी में व्यवहृत हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी अगर सबसे ज्यादा किसी भाषा से प्रभावित हुआ है तो वो संस्कृत भाषा है।
तो संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, उसके लिए हिंदी ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में जो जो चीजें वो पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में वो सब चीजें पढ़ने को मिलती है। तो स्पष्ट है दोस्तों कि तत्सम शब्द क्या है, क्लियर हो गई। अब आइए इसके दूसरे भेद पे हम बात कर ले दोस्तों। दूसरा क्या है, तद्भव। तद्भव शब्द, अब आइए इस पे बात कर लें। तद्भव का हम सब विच्छेद करें दोस्तों, ठीक है। तद्भव भी संस्कृत के तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् भव, तद्भव कितने शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव शब्दों के मिलने से बना है। तत् का मतलब होता है उससे, उसका या उससे, उसके कर लीजिए, इसको उससे बनेगा, उससे। भव मतलब होना, जन्म होना, भव मतलब होना। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए तद्भव का मतलब क्या हुआ, उससे होने वाला, उससे परिवर्तित होने वाला। इसको ध्यान में रखते हुए जब हम जो हिंदी अभी हम बात कर रहे थे व्युत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए, तो कई चीजें हमने देखा। एक तो क्या है, संस्कृत से हुबहू आ गई। दूसरी क्या है कि संस्कृत से वो चली, रास्ते में कई संस्कृतियों से होती हुई, कई परिस्थितियों से गुजरती हुई हमारे पास आई है। तो स्वभावतः प्राकृत भाषा के भी प्रभाव उस पर पड़ गया। प्राकृत भाषा फिर चली हमारे पास, कुछ तो संस्कृत से हुबहू चले, कुछ तो प्राकृत से होते हुए चले, प्राकृत से प्रभावित होकर चले। तो इसमें हम कह सकते हैं संस्कृत और प्राकृत के वे शब्द जो हिंदी में आने से पहले विकृत हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, उसे तद्भव शब्द कहा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम तद्भव शब्द की परिभाषा बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बनाएंगे, वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उसे तद्भव शब्द कहा जाता। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। संस्कृत और प्राकृत के वे शब्द जो हिंदी में आने से पहले अपना रूप परिवर्तित कर लिया, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई चेंजिंग उसमें हुआ, तो ऐसी चीजें सम्मिलित रूप से तद्भव कही जाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से शब्द है जो संस्कृत और प्राकृत से होते हुए हमारे हिंदी में आया है, उसे तद्भव कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे संस्कृत का शब्द हिंदी में अग्नि चलता है, ठीक है। अग्नि तो संस्कृत का शब्द है, लेकिन उसे हिंदी में इस तरह लिया है, आग। चौदह, बर्तन, है ना, इत्यादि। इस तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह आपने
तत्सम और तद्भव शब्द को समझा है। एक बार फिर से, संस्कृत से हूबहू अगर हिंदी में आया कोई शब्द है वो तत्सम है, और अगर संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आया है वो तद्भव है। लेकिन आपको अपनी परिभाषा थोड़ी अच्छी बनानी है, तो थोड़ी सी भाषा में उससे सुंदर कीजिए, अपनी भाषा को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसलिए हमने इनकी परिभाषा बनाया है तद्भव, ताकि एग्जामिनर हमारी परिभाषा को देख के, हमारे लिखने के तरीकों को देख के हमें मार्क्स अच्छे दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट 2 भेद पे हम बात करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम तीसरा भेद देशज शब्द पे बात करते हैं। देशज शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक देश और दूसरा जॉब। देश जो जॉब मतलब देशज होता है। देश का मतलब देश समझ रहे हैं, अपना प्रदेश है, अपना मुल्क है। जॉब का मतलब जन्म लेने वाला, जन्म होना। तो देखिए इनका भेद हम करते हैं। देशज 2 शब्दों के मिलने से बना है। देशज 2 शब्दों के मिलने से बना है। एक क्या बना है दोस्तों? देश, और दूसरा जॉब। जॉब का मतलब जन्म होना। देश तो देश समझिए ना, जिसका, तो इसका मतलब क्या हुआ? देश में जन्म लेने वाला। इसको जन्म कहीं बाहर वाले ने नहीं दिया, वो अपने देश में जन्मा है, अपने देश में पैदा हुआ है, अपने देश के लोगों के द्वारा जन्म लिया है वो भाषा, वो शब्द, तो उसे देशज शब्द कहा जाएगा। अब बात उठती है तो इनकी परिभाषा कैसे बनाए। एक चीज और दोस्तों, यह शब्द जो है आम बोलचाल की भाषा से पनपा है, क्योंकि समय स्थान का प्रभाव भाषा में पड़ता है। हर 4 किलोमीटर पे वाणी चेंज होती है, वाणी बदलती है, और उनमें से कुछ शब्द है जो कि एक जगह का शब्द दूसरे जगह के शब्द से मेल नहीं खाता है। तो ऐसी सिचुएशन का भी हिंदी भाषा पे प्रभाव पड़ा है। वो चीजें आपने हिंदी भाषा के इतिहास में देखा था। तो इसमें यह शब्द जो है वह यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इसका जन्म किस जगह, किस काल में हुआ। इतना तो पता है वह आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन किस जगह की वो भाषा है और किस जगह का वो शब्द है यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है आम बोलचाल की वो भाषा, या वह शब्द जो आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, तो उसे देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वह शब्द जो आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, उसे देशज शब्द कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। वह शब्द जो आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में आया है उसे देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण पे बात करते हैं कि कौन कौन सा शब्द है। जैसे देखिए दोस्तों कि देशज शब्द का क्या क्या है उदाहरण, और वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे खिचड़ी, पकड़ी, ये आम बोलचाल की भाषा है। डिबिया, खटिया इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो आम बोलचाल की, आम हिंदुस्तानी की भाषा से हिंदी में आए हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह हमें उम्मीद है कि आपको देश शब्द को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब आइए चौथा भेद, विदेशज शब्द को समझने का प्रयास करते हैं।
देशज का ठीक उल्टा विदेशज शब्द है, लेकिन एक चीज है कि देशज में यह स्पष्ट नहीं हो पाता वह किस प्रांत से, किन जगह से हिंदी भाषा में आया है। लेकिन विदेशज का एक दायरा है, स्पष्ट है कि वो अपने देश की भाषा का शब्द नहीं है, तो स्वभावतः वो विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है। और ये जानना बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसे अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, चीनी है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, सॉरी उर्दू तो इसी देश की भाषा है, अरबी है, फारसी है, इत्यादि भाषाएं हैं जिससे कुछ शब्द हिंदी भाषा में हूबहू लिया गया है दोस्तों। अब उसको जानने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो हम परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। अब देखिए दोस्तों, विदेशज को हमने बताया, इसमें वी लगा है और देश और ज, वी उपसर्ग लगा है, वी मतलब विशेष, इसको आप दूसरा कह सकते हैं। देश समझ रहे हैं, जो मतलब जन्म, मतलब जिस भाषा या जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेश शब्द कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी परिभाषा हम बनाते हैं। विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त है उसे विदेशज शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है प्रमुख रूप से कौन कौन सा देश या भाषा आता है, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, अरबी, फारसी, ये सब ऐसी भाषाएं हैं जिसका प्रभाव जो है कि हिंदी व्याकरण पे या इनके शब्द जो है विदेशज भाषा के रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, क्योंकि हम फिर विदेशज शब्द पे एक कुछ ऐसे शब्द जानने वाले हैं जो हिंदी में तो आए हैं लेकिन परिवर्तित होके आए हैं, कुछ स्वभावतः लिए गए हैं। अब कैसे लिए गए हैं बाद में बात करते हैं, पहले इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम कुछ वैसे शब्द पे चर्चा करते हैं जो विदेशज है और वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हिंदी की एक खासियत है कि विदेशज के शब्द को हूबहू स्वीकार नहीं किया है। हालांकि वो विदेशज है लेकिन उनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया है, और आइए जानते हैं कि कैसे वो चेंजिंग करके और कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है वो जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हिंदी में चलता है कीमत, अरबी शब्द है, क में देखिए नुक्ता लगा हुआ है, नीचे बिंदा लगा हुआ है, कीमत अरबी है लेकिन हिंदी में वो अरबी शब्द ही है लेकिन वो नुक्ता को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह खूब एक शब्द है, खूब में भी आप देखिए एक नुक्ता लगा हुआ है नीचे, अरबी शब्द है लेकिन उसको हिंदी में उपयोग किया गया है, वो नुक्ता हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह फैसला अरबी शब्द है, फैसला में भी अरबी में नुक्ता चलता है। ठीक है, तो उस नुक्ता को हटा के फैसला किया गया। तो आप देख रहे हैं कि अरबी के बेस शब्द जिसमें नुक्ता लगा है उसको हिंदी में व्यवहार करने से पहले उसके नुक्ता को नीचे से जो बिंदु है उसको हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, और अरबी में कुछ शब्द है जिसके अंतिम में ह लगा है, जैसे अल्लाह एक शब्द है अरबी का, हिंदी में उसे अरबी के रूप में स्वीकार किया गया है लेकिन ह ध्वनि को हटा दिया गया है और वो सिर्फ अल्लाह हो गया है हिंदी में।
लेकिन वो अरबी शब्द है। दूसरा आइए, कुछ शब्द है जिसमें विदेशज शब्द है, कुछ में जो है कि विसर्ग है, उस विसर्ग को हटाया गया है। देखिए कैसे हटाएंगे, जैसे फारसी का शब्द है आईना, उसमें विसर्ग है, उस विसर्ग को हटाकर इसको देखिए आईना बनाया गया, ठीक है ना, आईना दिख गई, आईना विसर्ग हटा दिया गया और उसको आकार कर दिया गया, आईना बन गया। तो क्या देखना, वे शब्द जिसके अंत में विसर्ग है, उस विसर्ग को हटा के आग की मात्रा लगाई गई है हिंदी में, लेकिन वो विदेशी शब्द ही है। आप देखिए फारसी में क्या चलता है, आईना विसर्ग है, लेकिन विसर्ग को आकार में बदल दिया गया है। उसी तरह एक शब्द है कमीना, विसर्ग हटा के आकार किया, फारसी का है कमीना हो गया। अब आइए एक शब्द है तुर्की का चमचा, तुर्की भाषा में चमचा शब्द चलता है, उसको देखिए कैसे हिंदी में चमचा कह दिया गया है ना, च म च आ कर, यहाँ क्या है, च आधा म च विसर्ग, चमचा, वो तुर्की का शब्द है, लेकिन उसको चमचा हिंदी में बना दिया गया। तुर्की में एक शब्द यूज होता है दुकान, चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं, हिंदी में उसे चंद्र बिंदु हटा के नौ कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह आगे बढ़िए, अरबी का शब्द है ईमान, मौ में चंद्र बिंदु लगाया गया है, अरबी में है, लेकिन हिंदी में उसे क्या किया गया, चंद्र बिंदु को हटा के नौ कर दिया गया है, ईमान। उसी तरह देखिए नशा एक शब्द है, नौ आधा तालविशो फिर तालविशो विसर्ग, नशा अरबी शब्द है, उसको हिंदी में उपयोग किया गया है, आधा तालविशो और जो है विसर्ग हटा के नशा बना दिया गया हिंदी में, लेकिन वो शब्द है अरबी का। उसी तरह अरबी में कुछ में जो है कि और भी चेंजिंग किया गया, जैसे मौसिम शब्द, मौसिम अरबी शब्द है, उसको हिंदी में सुविधा के लिए मौसम बना दिया गया। उसी तरह वापिस शब्द है अरबी में, उसको वापस कर दिया गया हिंदी में आके। दुनिया अरबी में लिखा जाता है दोहरसू का आधा नौ यो में आकर दुनिया, लेकिन हिंदी में सुविधा के लिए उसे दुनिया बना दिया गया, नौ में हर्षईकार और पूरा नौ कहा गया बनाया गया है, वो दुनिया हो गया। उसी तरह तकिया है अरबी में, तकिया ता आधा क या विसर्ग, लेकिन हिंदी में उसे शुद्ध तकिया बना दिया गया। चेंजिंग तो हुआ है दोस्तों, लेकिन ये सब चीजें विदेशज ही मानी जाएगी, जिस भाषा से लिया गया वो वही भाषा का शब्द माना जाएगा। ये तो हमने लिखा अरबी, फारसी और तुर्की। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो स्वभावतः हिंदी में लिए गए हैं। हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी से रूबरू होते रहते हैं और हम जानते हैं कि अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में व्यवहार हुआ, जैसे स्टेशन हिंदी का है, सॉरी स्टेशन अंग्रेजी का है, हिंदी में लिखते हैं स्टेशन। स्कूल अंग्रेजी का है, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम देख रहे हैं कि हिंदी की एक खासियत है कि विदेशों की भाषा भी, विदेशी भाषा से भी शब्द को स्वीकार किया गया है और उन्होंने उसे अपने अनुरूप ढाला है। इसी के साथ दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चले, आप अपनी तैयारी करें और जीवन में आगे बढ़ें और अपने सपने को पूरा करें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।